नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। झुंझुनू के बगड़ कस्बे में महिला ठग के झांसे में आकर एक महिला ने अपने सारे गहने गंवा दिए। जब तक वो इस झांसे को समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिली जानकारी के मुताबिक मंडरेला रोड पर बिरदी चंद के कुएं के पास रहने वाले इकबाल खान के घर एक महिला आई और उसकी बेटी शाहिदा को पुराने बर्तन के बदले नए बर्तन देने के नाम पर 2 लाख रुपए के गहने पार कर ले गई। शाहिदा सप्ताह भर पहले ही अपने पिहर आई थी। उसने बताया कि कुछ महिलाएं मोहल्ले में पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन दे रही थी। उसने भी पुराने बर्तन के बदले स्टील का नया बर्तन ले लिया। बातों ही बातों में उसमें से एक महिला ने जान पहचान बढ़ा ली। इस दौरान महिला ने कंपनी का प्रचार बताकर कई तरह के इनाम निकलने की बात कही। अगले दिन दोपहर को वो महिला फिर आई। उसने कुछ समय के लिए जेवरात देने पर नए जेवरात देने के नाम पर शाहिदा से सोने का हार, कानों के झुमके, पाजेब और दूसरे गहने ले लिए और फिर कभी नहीं आई। शाहिदा ने अज्ञात महिला के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के गांव रुखासर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने युवक को घर से जबरन अगवा किया और फिर खेत में ले जाकर उससे बदसलूकी और मारपीट की। मिली जानकारी के मुताबिक पिटाई से युवक बेहोश हो गया। आरोपियों को लगा कि उसकी मौत हो गई। वो उसे खेत में छोड़कर चले गए, साथ ही उसका फोन भी ले गए। पीड़ित के मुताबिक उमेश और दूसरे आरोपी पिछले साल होली पर चंग बजाने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद से ही उससे दुश्मनी रखते थे। पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बहरहाल रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल में 3 दिन भर्ती होने के बाद रविवार 30 जनवरी को उसे तबीयत बिगड़ने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। मैं सरवाड़ बुलेरो लेके आया 7-8 दिनों के साथ। मुझे आके बोला काम है, थोड़ा बाहर आ। मैं बोला मुझे नींद आ रही है, बस सोऊंगा। फिर 2 जने नीचे उतरे और उन्होंने मेरे मुंह पे कपड़ा डाल के मुझे गाड़ी में ले गए। सीकर शहर में पिछले 1 साल से आम जनता सड़कों की खस्ता हालत को लेकर आवाज उठा रही है। विपक्ष ने बारिश के समय गड्ढों को भरने का आंदोलन चलाया तो नगर परिषद ने इसे राजनीति बताया। बारिश में जनता जानलेवा गड्ढों की वजह से परेशान होती है। कई बार हादसे भी हुए हैं। उस वक्त नगर परिषद ने तर्क दिया कि बारिश में काम नहीं हो सकता, इसलिए दीपावली के बाद सड़कों को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा। आनन फानन में नगर परिषद ने टेंडर भी निकाले और दीपावली के बाद सड़कों को ठीक भी किया। बहुत पॉजिटिव विरोध का तरीका अपनाया और शहर की 3-4 मुख्य सड़कों पर करीब 80 से ज्यादा गड्ढों को भरकर हमने इनको एक संदेश देने की कोशिश करी कि भाई आपके यहाँ क्यों नहीं खुलती, जब सीकर शहर में इतने बड़े गड्ढे बने हुए हैं। फिर हमने एक सालाना स्टैंड पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन हालत ये है कि 2 महीने भी नहीं हुए और जब मावट हुई तो फिर से सड़क उखड़ने लगी। अब हालत ये है कि शहर की प्रमुख सड़कों पर जानलेवा गड्ढे बन गए हैं और इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बार बार सड़कों को पूरी तरह से ठीक करने का दावा करने वाली नगर परिषद एक बार फिर वही राग अलाप रही है। सभापति जीवन खान का कहना है कि सड़कों के टेंडर का काम चल रहा है और सरकार ने बजट में भी इसकी घोषणा की थी। बहुत जल्दी इसे पूरा कर लिया जाएगा। जबकि इससे पहले भी नगर परिषद कई बार इस तरह के दावे कर चुकी है, लेकिन आमजन को राहत नहीं मिली। पीडब्ल्यूडी के अंदर होने के नाते वो पीडब्ल्यूडी ने उनके टेंडर किए हैं और शायद उन्होंने वर्क ऑर्डर मेरे हिसाब से 2-4-5 रोज में या तो दे दिया या दे देंगे और वो जैसे ऑर्डर देंगे उसके बाद में वर्क कार्य सड़कों का किया जाएगा। नगर परिषद प्रशासन और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आमजन को कब राहत मिलेगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। रीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है। हालांकि सरकार ने बोर्ड अध्यक्ष जारोली को बर्खास्त कर दिया है, लेकिन मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अलवर में बीजेपी युवा कार्यकर्ताओं ने रीट भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर ज्योतिराव फुले चौराहे से श्री राम मंदिर तक दंडोती लगाकर प्रभु के चरणों में राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजयुमो नेता ने कहा कि युवाओं को कांग्रेस सरकार और इसके अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, अब उम्मीद भगवान से ही है, इसलिए उनके चरणों में ज्ञापन रखा है। मेल के माध्यम से राज्यपाल महोदय को भी भेजा है। बीजेपी युवा कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने और परीक्षा निरस्त करवाकर फिर से कराने की मांग की है। रीट भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ उससे हम ये कह सकते हैं कि पेपर लीक और सरकार वीक, ये सरकार है। मुख्यमंत्री जी सरकार नहीं चला पा रहे,
इनके शिक्षा मंत्री जी जो डोटास राजी थे, उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। नाथी के बाड़ा ने युवाओं के भविष्य का कबाड़ा कर दिया। राजस्थान के माइंस विभाग ने लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी में देश भर में नया कीर्तिमान बनाया है। नागौर के 2 लाइमस्टोन ब्लॉकों की नीलामी की 192% अधिक राशि की बोली आई है। MMDR एक्ट संशोधन 2015 लागू होने के बाद देश के किसी भी हिस्से में लाइमस्टोन की ये उच्चतम बोली है। इससे पहले महाराष्ट्र में लाइमस्टोन के एक ब्लॉक की अधिकतम 185% अधिक राशि की बोली आई थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम और ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इससे प्रदेश को अरबों रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। 24, 25, 27 और 28 जनवरी 2022 को झुंझुनू के 2 और नागौर के 2 कुल 4 लाइमस्टोन ब्लॉकों की भारत सरकार के ई-पोर्टल के जरिए नीलामी की गई थी। इससे प्रदेश को 50 सालों में 46,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का राजस्व मिलेगा। ACS अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की विपुल खनिज संपदा की खोज और खनन कार्य को गति देने के निर्देश के साथ ही नियमित रूप से विभागीय समीक्षा कर रहे हैं। जयपुर का रहने वाला 21 साल का युवा राज सिंह चौहान साइकिल यात्रा कर रहा है। दरअसल राज सिंह का सपना था कि वो डिफेंस में जाकर देश की सेवा करे, लेकिन वो डिफेंस में शामिल नहीं हो पाया। इसके बाद राज सिंह ने अपने जीवन का मकसद बना लिया कि वो शहीद परिवारों के सम्मान के लिए ही जिएगा। इसके लिए वो समय समय पर जहाँ भी लोग शहीद होते हैं वहाँ पर साइकिल से पहुँच जाता है और उन्हें नमन करता है। राज सिंह चौहान अब अपनी पहली शहीद यात्रा पर निकला है, जिसके तहत वो सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर जिले के शहीद परिवारों से मिल रहा है। इसी सिलसिले में राज सिंह झुंझुनू जिले के खेतड़ी पहुंचा और शहीद के परिवारों से मिला और उन्हें तिरंगा भेंट किया। राज सिंह ने बताया कि अब तक वो सीकर और झुंझुनू के 65 शहीद परिवारों से मिल चुका है। वो झुंझुनू और चूरू के बाद नागौर जाएगा और वापस जयपुर अपने घर लौट जाएगा। इसके बाद आगे का कार्यक्रम बनाएगा। मैं घर घर जाके तिरंगा भेंट कर रहा हूँ। अब तक मैंने 65 परिवारों को तिरंगा भेंट कर चुका हूँ। अब मैंने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैंने साइकिल यात्रा स्टार्ट की है जयपुर से। जो 1900 के टाइम पे जो शहीद परिवार है उनके घर घर जाकर के मैं तिरंगा भेंट कर रहा हूँ। सिक्कों का ऐसा संसार शायद ही आपने देखा हो। इन सिक्कों में आपको मौर्य काल से लेकर साल 2021 तक के सिक्के मिल जाएंगे। यकीन नहीं हो रहा ना? हो भी कैसे, क्योंकि ऐसा तो नामी गिरामी संग्रहालयों में भी नहीं देखा जाता। मेरे पास 350 BC यानी मौर्य एम्पायर से लेके 2021 तक के सिक्कों का कलेक्शन है। खास चीज़ों में मेरे पास में जब वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे जो कुछ रियासतें थी उनके द्वारा कागज पे जो प्रिंट किए गए सिक्के वो हैं। सुन लिया ना? जयपुर के डॉक्टर भीष्म कुमार गुप्ता को बचपन से सिक्के जुटाने का शौक हुआ और 35 साल में बेशकीमती खजाना तैयार हो गया। और अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। बोल उठी संसद की दीवारें, आसमान में दिखी भारत के 75 साल की झलक। तस्वीरें दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह की हैं। बीटिंग रिट्रीट के 73वें गणतंत्र दिवस का समापन हुआ। आजादी के 75 साल पूरे होने पर यह सेरेमनी आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाई गई। ऐसे में बीटिंग द रिट्रीट समारोह में कई सारी नई धुनों को जोड़ा गया। इन धुनों में केरल, हिंद की सेना और ऐ मेरे वतन के लोग शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम का समापन सारे जहां से अच्छा की लोकप्रिय धुन के साथ किया गया। लेकिन बीटिंग रिट्रीट में सबसे खास ड्रोन शो रहा। 1000 ड्रोन के जरिए आसमान पर आजादी के अमृत महोत्सव की तस्वीर उकेरी गई। ब्रिटेन, रूस और चीन के बाद भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसके लिए IIT के पूर्व छात्रों ने 6 महीने तक काम किया। इस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं। 1 फरवरी को साल 2022-23 का आम बजट पेश किया जाएगा, जिसे लेकर महिलाओं को बेहद उम्मीदें हैं। महिलाओं के लिए शिक्षा, महंगाई, रोजगार और सुरक्षा बड़े मुद्दे हैं, जिसे लेकर घरेलू महिलाओं से लेकर कामकाजी और हर एक क्षेत्र से जुड़ी महिला इस बार बजट को लेकर वित्त मंत्री से उम्मीद लगाए बैठी है। वित्त मंत्री खुद एक महिला है, इसलिए महिलाओं की आशाएं उनसे और ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन जो मध्यम क्लास के लोग हैं उन्हें तो GST भी पूरा भरना पड़ा है और उनकी जो नौकरी है वो भी एक मतलब कभी भी छूट सकती है, वैसे तगार में है। तो इससे क्या है, महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और सिलेंडर के दाम इस तरह बढ़ रहे हैं जैसे आसमान को छू रहे हैं। यहाँ की बजट हम लोगों के हिसाब से आए और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसको कुछ कंट्रोल में किया जाए। सबसे पहले तो सरकार को अपनी मतलब
कंट्रोल करनी चाहिए अपनी जो भर्ती, ये जो महंगाई की ओर जो जा रही है उसको मतलब सरकार को थोड़ी कंट्रोल करनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने और शराबियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने नया फैसला लिया है। अब गुरुजी यानी शिक्षक शराबियों की पहचान करेंगे और इसकी सूचना मद्य निषेध विभाग को देंगे। शिक्षा विभाग की ओर से लिए गए इस फैसले से बिहार में अवैध शराब के धंधेबाजों पर और नकेल कसा जा सकेगा। शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों के डीईओ, डीपीओ को इससे जुड़ा पत्र जारी कर दिया गया है। हालांकि शिक्षक सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं और हर शिक्षक को बॉडीगार्ड मुहैया कराने की मांग की जा रही है। कतई हम लोग तुगलकी फरमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पत्र को वापस लीजिए, अन्यथा आप जितने भी 4 लाख शिक्षक हैं सबको कम से कम एक बॉडीगार्ड अविलंब मुहैया कराइए। उनके बॉडीगार्ड के रहने खाने का व्यवस्था भी आप कीजिए, फिर हम लोग आपकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। बेशक शिक्षकों को सुरक्षा के लिहाज से बॉडीगार्ड चाहिए, लेकिन सरकार के इस फैसले से नशे के धंधेबाजों में हड़कंप जरूर मच गया है। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। माँ भागीरथी और गौ माता सनातन धर्म का आधार, वैदिक संस्कृति की धुरी। माँ भागीरथी और गौ माता के प्रति लोगों की सोच बदलने के लिए, इनके संरक्षण के लिए सौरभ सिंह साइकिल से 85,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर जोशीमठ पहुँचे। यहाँ पहुँचने पर स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। सौरभ ने यात्रा 81 दिनों में पूरी की है। उत्तराखंड के भविष्य बद्री के रहने वाले सौरभ सिंह ने 5 नवंबर को भविष्य बद्री मंदिर से साइकिल यात्रा शुरू की थी। सौरभ ने बताया कि उनकी यात्रा का मकसद ऋषि गंगा की आपदा और कोविड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देना, माँ गंगा की स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता लाना था। उन्होंने बताया कि उनकी साइकिल यात्रा गंगा सागर, कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, अयोध्या, काशी, प्रयागराज होते हुए दिल्ली तक गई थी। सौरभ ने बताया कि 81 दिन की इस यात्रा में उन्होंने 85,000 किलोमीटर का सफर तय किया। किस तरह से गौ गंगा मैया का सम्मान किया जाए, किस तरह से धरती को बचाया जाए और किस तरह से हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में बड़ी त्रासदी को बचाया जाए, इसी संदेश को लेकर मैं पूरे भारत में स्वच्छता संदेश दिया। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के पर्वतारोही रोहित ने एक और कीर्तिमान रचकर पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। रोहित ने हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण जिले के रोरंग लेक, जिसकी ऊंचाई 14,300 फीट है, वहां जाकर तिरंगा लहराया। इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा कैंप का आयोजन किया गया था, जिसके तहत 25 युवाओं की टीम ने इस पहाड़ी पर फतह पाने के लिए चढ़ाई शुरू की। -20 डिग्री सेल्सियस की ठंड के बाद भी इन युवाओं ने हिम्मत नहीं हारी। 11 घंटे पैदल चढ़ाई की और 9 फीट के मोटे बर्फ की चादर को पार करते हुए पहाड़ी पर पहुंचकर तिरंगा लहराया। युवकों ने वहां पहुंचने पर पर्यावरण साफ रखने और पेड़ पौधे लगाने का भी संदेश दिया। आपको बताते चलें कि रोहित की टीम ऐसा कारनामा पहले भी करती रही है, लेकिन ये सबसे कठिन चढ़ाई थी, जिसे पूरा कर रोहित ने नया कीर्तिमान हासिल किया है। हमारा मोटो था कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए एक संदेश भी दिए। हम ऊपर जाके साथ में एक रिकॉर्ड बनाना था 280 फीट का फ्लैग ऑफ कर, और 26 जनवरी हमें धूमधाम से मनाना था। हम अपने माउंटेनर अपने तरीकों से। अगर 13 लाख का माल चोरी हो और मिलने पर 8 करोड़ का हो जाए तो इसे आप चोरी कहेंगे या इन्वेस्टमेंट? मुंबई में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। असल में 22 साल पहले हुई चोरी के कुछ समय बाद ही पुलिस ने चोरी हुआ सोना बरामद कर लिया था, लेकिन कानूनी पचड़ों के कारण ये परिवार को नहीं मिल सका। अब कोर्ट ने फरियादी के पक्ष में अंतिम फैसला सुनाया है। यह फेमस फैशन ब्रांड चिराग दिन के मालिक अर्जन दासवानी के घर से 1998 में 1 गोल्ड कॉइन, 2 गोल्ड ब्रेसलेट और 100 ग्राम और 200 मिलीग्राम वजन की 2 सिल्लियां चोरी हुई थी। तब इनकी कीमत 13 लाख रुपए थी। घटना के कुछ ही दिन बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था। तीनों को साल 1999 में सजा हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी का कुछ सोना बरामद हुआ था। राजू दासवानी ने इस संपत्ति से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश किए, जिसके आधार पर इस बात की पुष्टि हुई कि ये सोना उन्हीं का है। जज ने अपने फैसले में कहा कि इस संपत्ति को पुलिस कस्टडी में रखने का कोई मतलब नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में खासकर सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे। हालांकि शिक्षकों को स्कूल आने की इजाजत है। ऐसे में जब शिक्षक स्कूल में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो बिहार के गया के एक प्रिंसिपल ने अनोखी पहल की। प्रधानाध्यापक अख्तर हुसैन ने एक पहल करते हुए शिक्षक बच्चों के द्वार की शुरुआत की। इससे शिक्षक स्कूल में नामांकित बच्चों को घर घर जाकर पढ़ा रहे हैं।
मकसद साफ है, बच्चे की पढ़ाई बाधित न हो और स्कूल खुलने पर बच्चे ड्रॉप आउट न हो। इस अभियान से बच्चे समेत अभिभावक भी खुश हैं। बच्चों की पढ़ाई खराब न हो, बर्बाद न हो, इसको देखते प्रिंसिपल साहब ने गाँव में घर घर जाकर के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। एक अच्छी तस्वीर हम गया जिले से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और यही प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल जो है प्राथमिक विद्यालय शेरपुर के हैं। बच्चे भी जो है वो पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं और इसी वजह से जो प्रिंसिपल साहब जो है घर के बाहर आते हैं और बच्चों को बुला करके एक जगह बैठा के पढ़ाते हैं। बिहार के मधुबनी जिले में कोसी इलाके से सटे घोघरडीहा बाजार में जल्द ही रौनक लौटने वाली है, क्योंकि जल्द ही इस इलाके में रेल की छुक छुक सुनाई देने वाली है। ये घोघरडीहा पुराना है और धरोहर के रूप में है पुरपरास के लिए, तो सब दिन ये धरोहर के रूप में है। ट्रेन तो पहले आती थी लेकिन इतना बढ़िया नहीं बना था। तो घोघरडीहा में भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। करीब एक दशक पहले तक घोघरडीहा कोसी इलाके का मुख्य बाजार हुआ करता था, लेकिन ट्रेन की सुविधा नहीं होने के चलते इस इलाके में विकास की रफ्तार थम सी गई। घोघरडीहा रेलवे स्टेशन से न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बल्कि देश भर में कहीं भी आने जाने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ये कॉरिडोर रेलवे बन रही है, दिल्ली, गुवाहाटी, आसाम जितना भी है, पूर्वोत्तर का जितना भी है, सब यहाँ से डायरेक्ट सेवा हो जाएगी सर। प्रोग्रेस काफ़ी विस्तार, मतलब व्यवसाय के लिए भी सही रहेगा, हर तरह से सही है ट्रेन का सुविधा होने से। हरे भरे देवदार के वृक्ष और पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर, तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के विश्व पर्यटन स्थल मनाली की है। इसी सुंदरता को निहारने के लिए हर साल यहाँ लाखों पर्यटक पहुँचते हैं। इन दिनों भी मनाली और इसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर पर्यटक भारी तादाद में पहुँच रहे हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। एकदम औसम एक्सपीरियंस है। मनाली बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसे बोलते हैं कि देवों का गाँव, वैसे ही मनाली बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे जो बर्फ देखने के लिए आए हमें वो मिला, स्नोफॉल मिली हमें। और आज जो सोलांग वैली में देख रहे इतना सारा बर्फ है और जो हम लोग ये कर रहे पैराग्लाइडिंग करके आए, एकदम औसम एक्सपीरियंस है। मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों हुई बर्फबारी यहाँ के पर्यटन कारोबार के लिए संजीवनी बनकर आई है। घाटी में हुई बर्फबारी के बाद यहाँ के पर्यटन कारोबार में भी वृद्धि देखी जा रही है, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं। ये बर्फबारी न सिर्फ पर्यटन कारोबार के लिए फायदेमंद हो रही है, बल्कि घाटी के बागवान भी इस बर्फबारी को फायदेमंद मान रहे हैं। स्थानीय चुनावों के समय का मुद्दा नेपाल की शेर बहादुर देउबा सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। प्रधानमंत्री देउबा ने चुनाव टालने के लिए संबंधित कानून में संशोधन का मन बना लिया है, जबकि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने तय समय पर ही स्थानीय चुनाव कराने की सलाह देकर देउबा सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। राष्ट्रपति ने इस मामले में सरकार की राय जानने के लिए प्रधानमंत्री को तलब किया था। राष्ट्रपति भंडारी और प्रधानमंत्री देउबा की मुलाकात के बाद राष्ट्रपति के निजी सचिव ने मीडिया को बताया कि राष्ट्रपति ने संविधान की भावना के मुताबिक समय पर चुनाव कराने की जरूरत बताई। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वे दूसरे दलों से राय मशविरा करने के बाद इस बारे में फैसला लेंगे। बताया जाता है कि स्थानीय चुनावों के समय के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर दूसरे हलकों से भी भारी दबाव है। एक तरफ नेपाली कांग्रेस का एक धड़ा और मुख्य विपक्षी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी UML समय पर चुनाव कराने की वकालत कर रहे हैं। वहीं सत्ताधारी गठबंधन में शामिल दो कम्युनिस्ट पार्टियां माओइस्ट सेंटर और यूनिफाइड सोशलिस्ट चुनाव टालने के लिए दबाव बनाए हुए हैं। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका और नाटो देशों के बीच टकराव कम होता नहीं दिख रहा। रूस इस बात की गारंटी चाहता है कि यूक्रेन कभी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा और न ही अपनी जमीन से उसके मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल होने देगा। फिलहाल इस तरह की गारंटी मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इससे टकराव भी गहराता दिख रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच रूस और यूक्रेन की सीमाओं पर मिलिट्री ड्रिल तेज हो गई है। यूक्रेन ने ब्रिटेन से दी हुई एंटी टैंक मिसाइल के साथ ये अभ्यास किया। वहीं रूस ने दुश्मनों पर टैंकों से वार करने की तैयारियां परखी, जिसका वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। वीडियो में हाड़ कपा देने वाली ठंड में बर्फ के बीच सैनिक पसीना बहाते दिखे। टैंकों के बेड़ों ने ऐसे बारूद बरसाया मानो यूक्रेन को सीधी चेतावनी दे रहे हों। कुछ ही देर में बर्फ से ढके पहाड़ से शोलों के साथ धुआं उठने लगा। बताया जाता है कि रूस की सेना ने इस प्रैक्टिस के जरिए पहाड़ की ओर से हमला करने वाले दुश्मनों को जवाब देने की तैयारियां परखी। रूस में यह अभ्यास नॉर्दर्न फ्लीट के सैनिकों ने किया। रूस के मिलिट्री ड्रिल के जवाब में यूक्रेन के सैनिकों ने भी अपना दमखम दिखाया।
यूक्रेन के सैनिकों ने दुश्मनों के टैंक को निशाना बनाने का अभ्यास किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी यूक्रेन ने जारी की, जिनमें वहां की सेना के कुछ जवान कंधों पर एंटी टैंक मिसाइल से निशाना लगाते हुए दिखाई दिए। बताया जाता है कि यह मिसाइल ब्रिटेन ने मुहैया करवाई है। यूक्रेन की सेना जिन मिसाइल के साथ मैदान में उतरी वो ऐसी मिसाइल है जो न सिर्फ दुश्मन के टैंकों को रोकने में सक्षम है, बल्कि वो उन्हें तबाह भी कर देंगी। इस बीच अमेरिका ने भी जंग के खतरे को देखते हुए अपनी सेना को जल्द ही पूर्वी यूरोप में तैनात करने का फैसला लिया। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत कर उन्हें मदद का भी भरोसा दिया। वहीं नाटो ने भी बड़ी संख्या में रूस के आसपास पूर्वी यूरोप में सैन्य तैनाती शुरू कर दी है, जिससे ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कभी भी वहां जंग छिड़ सकती है। हालांकि अमेरिका ने चेताया है कि इससे बड़ा नुकसान होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।